नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 288 नए संक्रमित मिले हैं। 3 दिन के बाद संक्रमित मामलों की संख्या 300 से नीचे रही है। वहीं 518 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया। कोरोना मरीजों की संख्या 60,000 के करीब पहुंच गई है। वह 53,718 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार उधमसिंह नगर जिले में सबसे अधिक 62 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। देहरादून में 44, पौड़ी में 41, नैनीताल में 33, रुद्रप्रयाग में 26, हरिद्वार में 17 नए केस मिले। कोरोना से अब तक प्रदेश में 979 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं किस तरीके से प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। कोरोना से अब तक 53,000 कुल जो संख्या है वो देखने को मिल रही है। कोरोना से अब तक 989 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है और ऐसे ही लगातार मौत के आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है, यानी कि बीते 24 घंटे में 288 नए मरीज आए हैं सामने। 7,000 के करीब पहुंची है मरीजों की संख्या। 53,000 के आसपास मरीजों की जो संख्या है वो ठीक हो चुकी है और अभी भी एक्टिव केसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को पिथौरागढ़ पहुंचकर भाजपा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। जी हां, मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ पहुंचकर सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आने वाले चुनाव की तैयारी में मेहनत करने की उनसे अपील भी की है। पार्टी कार्यालय का श्रेय मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। यहां पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर भाजपा के बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। और वह दिल्ली हरियाणा की कंपनी से बिजली का बकाया वसूली में हिलावली मामले में उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम के प्रबंध निदेशक नीरज खैरवाल ने महाप्रबंधक वित्त मोहम्मद इकबाल, 2 अधीक्षण अभियंताओं के एक अधिशासी अभियंता समेत 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अतिरिक्त 12 अधिकारियों को आरोप पत्र और 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक नीरज खैरवाल को उक्त कंपनी से बकाया विद्युत मूल्य पेनल्टी समेत वसूल करने के साथ ही इस मामले में निगम के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक ने इस मामले में कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि निगम में महाप्रबंधक वित्त मोहम्मद इकबाल, अधीक्षण अभियंता ब्रिजमोहन सिंह और सुनील वैद्य, अधिशासी अभियंता अर्जुन प्रताप सिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी राकेश चंद्र और सहायक लेखाधिकारी अवनीश गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। सचिव राधिका झा ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारी द्वारा दिल्ली और हरियाणा की कंपनी से वसूली न करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन पर बड़ी कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन अधिकारियों को लंबे समय से कहा गया था कि जो बकाया वसूली है वो जल्द से जल्द इन कंपनियों द्वारा की जाए, जिसको वो करते हुए नज़र नहीं आए थे। जिसके बाद 6 अधिकारियों को कल निलंबित कर दिया गया है, जबकि 3 अधिकारियों को नोटिस भी यहाँ भेजे गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक इन पर और कार्रवाई होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस विभाग में लापरवाही लगातार देखी जाती है। इन अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद क्या कर्मचारी और अधिकारी सुधरते हुए नजर आएंगे? देहरादून से सुभाष कौर, इंडिया न्यूज़। ऊर्जा निगम के 6 बड़े अधिकारियों पर सचिव राधिका झा ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारी द्वारा दिल्ली और हरियाणा और वह उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक प्रदेश बीजेपी संगठन ने उम्मीदवार के लिए 3 नामों को संसदीय समिति के पास भेजा है। अब इंतजाम आलाकमान के फैसले की है। आपको जानकारी दें कि हालांकि पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि हाईकमान कुछ हटकर फैसले ले सकता है। उत्तराखंड में राज्यसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने 3 नामों को संसदीय समिति के पास भेजा है। उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है।
20 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के बाद से उम्मीदवारों के नामों की चर्चा जोर शोर से है। 27 अक्टूबर को नामांकन की तारीख है और 9 नवंबर को चुनाव की तारीख। ऐसे में चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म है। वैसे सूबे में लोकल लीडरशिप से हटकर बाहरी उम्मीदवारों का ट्रेंड भी काफी रहा है। यह बात कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर लागू होती है। हालांकि इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया ट्रेंड से हटकर रहने की उम्मीद है। बीजेपी की बात करें तो पार्टी ने इस बार ऐसा पैनल बनाया है जो राज्य की राजनीति में बड़ा मैसेज देगा ही, रणनीतिक रूप से भी काफी कारगर साबित हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी संसदीय समिति को 3 संभावित उम्मीदवारों के नाम भेजे गए हैं। इनमें श्याम जाजू, विजय बहुगुणा और बलराज पासी का नाम है। माना जा रहा है कि श्याम जाजू और विजय बहुगुणा के चयन में कोई लीग से हटकर पद्धति नहीं बनने वाली, लिहाजा बलराज पासी को लेकर चर्चा काफी ज्यादा है। बलराज पासी जिंदाबाद, बलराज पासी जिंदाबाद, दरअसल संघ की पृष्ठभूमि से वास्ता रखने वाले और राज्य में पार्टी की धार को मजबूत करने में बलराज पासी के परिवार का बड़ा योगदान रहा है। स्थानीय स्तर पर समीकरणों की समीक्षा करने पर ज्यादातर झुकाव पासी की तरफ है। बताया जा रहा है कि बलराज पासी की उम्मीदवारी की बदौलत बीजेपी प्रदेश की 40% जनता पर संतुलन साध सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नैनीताल से पासी को टिकट नहीं दिया था, लिहाजा इस दौरान कार्यकर्ताओं में व्याप्त असंतोष को मिटाने की कोशिश हो सकती है। इसके अलावा उधम सिंह नगर और हरिद्वार को बराबर तरजीह मिले, इसका भी आकलन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और वही उत्तराखंड में कद्दावर नेता हरक सिंह रावत ने अब तमाम विवादों के बीच नया बयान दे दिया। हरक सिंह रावत ने नए साल 2022 तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। दरअसल सरकार ने हाल ही में भवन सन्निमरणा कार्यक्रम सन्निमारण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया था और उनके करीबियों को भी बोर्ड भंग होने के कारण हटना पड़ा था। ऐसे में अब हरक सिंह रावत ने नया दाव खेलते हुए विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा यहां पर कर दी है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि उन्होंने चुनाव न लड़ने के अपने फैसले को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बता दिया है और अब अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि वे जीवन भर आम लोगों की सेवा में जुटे रहेंगे। हरक सिंह रावत ने अपने इस बयान के साथ यह भी साफ कर दिया कि वह सरकार के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाए जाने को लेकर नाराज हैं। ये जरूर थोड़ी कि चुनाव जो नहीं लड़ेगा वो संन्यास ले लेगा। मैं संन्यास नहीं लूंगा, क्यों लूंगा संन्यास? संघर्ष करूंगा, संन्यास क्यों लूंगा? चुनाव ये थोड़ी जरूरी कि जो चुनाव नहीं लड़ेगा वो संन्यास ले लेगा। संन्यास तो नहीं लेने वाला मैं। जीवन की अंतिम सांस तक, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं इस प्रदेश के लोगों की सेवा करता रहूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा प्रदेश के हित में। मैं अभी धारी मंदिर गया था 3 दिन पहले। एक तो मैंने उस माँ ने मुझे कोरोना महामारी से बाहर निकाला, तो मैं इसलिए पूजा करने के लिए धारी मंदिर गया था। ये जरूर थोड़ी कि चुनाव जो नहीं लड़ेगा वो संन्यास ले लेगा। मैं संन्यास नहीं लूंगा, क्यों लूंगा संन्यास? संघर्ष करूंगा, संन्यास क्यों लूंगा? चुनाव। और इस बीच में नवरात्र का आज 8वां दिन है। हर एक मंदिर में तमाम भक्त भक्तिभाव के साथ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुर्गा माता के आज 8वें स्वरूप महागौर की पूजा अर्चना हो रही है और ये तस्वीरें देखिए हरिद्वार की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हर एक भक्तगण मौके पर पहुंच रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़े हुए। धर्मेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ माता को याद किया जा रहा है, माता की पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल सचिन, देखिए आज अष्टमी और नवमी की पूजा की जा रही है और चूंकि हम हरिद्वार में मौजूद हैं, इस समय हरिद्वार के कनखल स्थित मां तारा देवी के मंदिर पर हम मौजूद हैं। बहुत ही सिद्धपीठ है और हमने पूरे नवरात्रों, जो हरिद्वार धार्मिक नगरी है और शिव शक्ति की आराधना यहाँ पर होती है और शक्ति के माता के यहाँ पर कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं
सभी मंदिरों से हमने नवरात्रों का नजारा दिखाया। मां मनसा देवी से हमने लाइव किया था, उसके बाद मां चंडी देवी, काली देवी, शीतला माता, सभी मंदिरों में क्या नवरात्रों की धूम रही हमने दिखाया है। आज अष्टमी और नवमी है, उसमें माता की पूजा की जा रही है। इस समय हम माता तारा देवी के मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ भी सुबह से भक्त पहुंचे हुए हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत ही सिद्धपीठ है। सबसे बड़ी बात है कि कनखल जो हरिद्वार की उपनगरी है उसके गंगा किनारे ये सिद्धपीठ यहाँ पर विराजमान है और बड़ी मान्यता यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और सबकी यही मनोकामना रहती है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ पूजा पाठ करता है तो उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। हमारे साथ कई श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ की मान्यता है, क्या यहाँ की आस्था है। ये बताएं यहाँ की क्या मान्यता है। ये बहुत सिद्ध मंदिर है, तारा माता का मंदिर है। ये जो है हमारे महानंदगिरी पिताजी महाराज को माँ ने जो है बालक रूप में जो है दर्शन दिए, बालिका रूप में। 20 मई को यहाँ पे फंक्शन होता है, 20 मई को ही उन्होंने दर्शन दिए थे। और ये अपने आप में एक सिद्ध पीठ है, गंगा से लगा हुआ है। इसमें जो है तारा शंकर हमारा जो है बोलते हैं, तारा शंकर सीताराम, राधे राधे श्याम श्याम, गुरु दिया है तारा नाम, खाली जीवा कौन काम, जब बोलो जब तारा नाम, अंत मिलेगा बैठने नाम। तो इसी में ही जो है बीच में तारा है और शंकर की उधर रखी हुई है। तारा शंकर जिस तरीके से मैंने अभी बोला है उस तरीके से मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चूँकि हरिद्वार धर्म नगरी है और यहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु पहुँचते हैं। माता तारा देवी के मंदिर की मान्यता है, सिद्धपीठ है और जो 10 महाविद्या बताई गई हैं उसमें माँ काली के बाद दूसरी महाविद्या माँ तारा देवी है। बगल में गंगा यहाँ पर बह रही है और बड़ी मान्यता यहाँ की बताई गई है। ये सिद्धपीठ है। हमारे साथ एक अन्य भक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस मंदिर की क्या महिमा है, क्या मान्यता है। ये तारा देवी का मंदिर है। 106 साल पहले जो इस मंदिर के संस्थापक थे महानंद मिशन जी महाराज, उन्हें तारा देवी ने कन्या के रूप में दर्शन दिए थे और यहाँ से तारा देवी की मूर्ति से कन्या के रूप में माता आई और गंगा स्नान किया। महाराज जी उसके पीछे दौड़ते रहे, वो अटकेलियाँ खेलती रही और बाद में वहीं से आते हुए सीधे हो जाए किसी मूर्ति में विराजमान हो गई। तो यहाँ तारा देवी मंदिर में 106 साल पहले दर्शन दिए थे। 20 मई को हर साल यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, उसमें कन्या पूजन होता है और तारा देवी के रूप में कन्या को सजाया जाता है। और यहाँ पर 10 महाविद्याओं का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और सामने जनवासा है शंकर जी का, जहाँ से शंकर जी की बरात चढ़ती है दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जाने के लिए। और तारा देवी 10 महाविद्याओं में दूसरी देवी मानी जाती है। तारा की दो रूप होते हैं, उग्र तारा और वैष्णवी तारा। तो इस मंदिर में जहाँ पर जय कनकल में जो गंगा की तरफ मंदिर है, यहाँ तारा माता वैष्णवी रूप में अपने शांत रूप में विराजमान होती है और वो नीलवर्ण की माता भी कही जाती है। गंगा के कारण ये तट विशेष महत्व होता है, सिद्धपीठ मानी जाती है। जैसे कलकत्ता में तारा सिद्धपीठ है, वैसे ही हरिद्वार में कनकल में तारा सिद्धपीठ है। बिल्कुल, देखिए आज अष्टमी और नवमी की पूजा की जा रही है। सुबह से कई भक्त हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप आए हैं माता के दरबार में, यहाँ पर क्या मन्नत लेके आए हैं, क्या करें? हम माता से यही कहना चाहते हैं कि सभी को भक्त की कामनाएं पूरी करें माता रानी, और सभी भक्त को अपना आशीर्वाद देते हुए माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें और पूरे विश्व में सुख शांति बनाए रखे माता रानी, सबको आरोग्य प्रदान करें। आप आई माता जी, क्या करेंगे पूजा? हम तारा माता से कहते हैं कि माता रानी सबको सुख शांति और सबकी मनोकामना पूरी करें। हाँ बिल्कुल, देखिए सब सुख शांति अपने मनोकामना को लेकर यहाँ पर मंदिर में पहुँचते हैं और मान्यता है कि माँ तारा देवी जो भी सच्चे मन से आता है उसकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। अन्य एक भक्त और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस मंदिर का क्या महत्व है, क्या यहाँ की मान्यता है। इस मंदिर का महत्ता कुछ भी मानव करता है, ये तारा माता माता ने इसको पूरा पूर्ण कर देता है। इसीलिए यहाँ का महत्व है। महानंदगिरी महाराज ने ये दर्शन लाभ किया था, उसका बाद अभी ये छठा पेरी चल रहा हमारा। अभी महाराज जी जो है रत्नागिरी महाराज है हमारा माता जी, उन्हीं कोलकाता में है अभी। और बहुत ही अच्छा है, मैंने उसको दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से भी आदमी आते हैं माता जी का। और तारा माता का दर्शन में सब कुछ सिद्धि लाभ कर लेता, कुछ भी मानव करेंगे तो पूर्ण होता है। इसलिए इसको बिल्कुल, देखिए इस बार जो माता के नवरात्र आए हैं वो कोविड-19 के बीच में आए हैं।
बढ़ चढ़ के हरिद्वार में जो धूम रही है, नवरात्रों की बड़ी धूम देखने को मिली है। सभी शक्तिपीठों में, माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और साथ में ये भी मनोकामना की है जो कोरोना नाम की बीमारी है, वैश्विक जो इसमें बीमारी फैली हुई है, इससे मुक्ति मिले, कोरोना नाम की जो राक्षस है इसका अंत हो। और माता से सबने यही मनोकामना पूरी उम्मीद है कि माता सबकी मनोकामना पूरी करेगी, कोरोना से मुक्ति मिलेगी। कल चूंकि दशहरा का पर्व है और आज अष्टमी नवमी की पूजा की जा रही है और उसके साथ ही ये माता तारा देवी के मंदिर में आज हम यहाँ विराजमान रहे और यहाँ पर जो भक्त हैं बढ़ चढ़ के यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी जो मान्यता है माता देवी जो तारा देवी हैं जो भी अपनी मुराद लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं तो सबकी मनोकामनाएं माँ तारा देवी पूरी करती हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक लंबे अंतराल के बाद और कहीं न कहीं से कोरोना काल में तमाम भक्तगण वही भक्तिभाव से उसी उमंग के साथ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में अभी त्यौहार जो है वो खत्म होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम भक्तगण, आज अष्टमी है और आज महानवमी भी है, ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या कुछ आने वाले समय में तमाम तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि दशहरा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तमाम भक्तगण वहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ महागौर की पूजा अर्चना हो रही है। अगर हम बात करें तो माँ महागौर को यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनकी पूजा किस तरीके से यहाँ पर की जाती है? देखिए, हरिद्वार धर्म नगरी है और शिव शक्ति का धाम है। यहाँ पर शिव के भी कई मंदिर हैं और शक्ति के भी बहुत यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर हैं। उसमें यहाँ पर पूजा लगातार होती है। अब पूरे नवरात्र, चूंकि कोविड-19 के बीच में नवरात्रे आए थे तो जिला प्रशासन ने सभी मंदिर प्रबंधनों को एक गाइडलाइन जारी की थी कि मास्क का यहाँ पर प्रयोग करें, सैनिटाइजर करें मंदिर को और सोशल डिस्टेंस का पालन रखें। इसमें पूरा यहाँ पर नजर रखी, प्रशासन की अलग अलग टीम बनी गई थी। लेकिन कल चूंकि रावण का दहन होना है, कल दशहरा है, तो उसे लेके भी कल जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता करके पहले सबको बता दिया है कि यहाँ पर हरिद्वार में जो दशहरा मनाया जाएगा तो आप लोकल चैनल पर या यूट्यूब के माध्यम से उसे मना सकते हैं। उससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। और कहीं भी जो रावण दहन किया जाएगा तो वहाँ पर जो समिति के लोग होंगे, जितने समिति के लोगों को परमिशन दी जाएगी वो लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो अपने तरफ से चूंकि हमें त्यौहार भी मनाने हैं, कोविड-19 चल रहा है, उससे भी बच के रहना है, तो बड़ा ध्यान, एक एहतियात जो गाइडलाइन है कोरोना की, उसके पालन को लेकर जिला प्रशासन भी यहाँ सख्त दिखाई दे रहा है। लगातार जो बिल्कुल धर्मेंद्र, ऐसे में अगर हम बात करें तो आज महाअष्टमी और महानवमी भी है, तो महानवमी की जो मुहूर्त है वो कब खत्म हो रही है? मैं चाहूंगा कि आप वहां पर पुजारी जी से बात करें, उनसे इन मुहूर्त के बारे में जानकारी लें। बिल्कुल, देखिए आज अष्टमी है और नवमी है, दोनों की आज पूजा हो रही है। तो क्या आप बता पाएंगे कि अष्टमी नवमी की जो पूजा है ये कब मुहूर्त है, कब आज ये नवमी का मुहूर्त है? वैसे तो रात से लगेगी, लेकिन यह है कि मना आज रहे हैं सब लोग 12 साढ़े 12 बजे तक करीबन जो है ये मनाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले अष्टमी की पूजा की जाएगी और उसके बाद फिर नवमी की पूजा की जाएगी। हालांकि और अष्टमी और नवमी पहली बार ऐसा है कि एक साथ ये मनाई जा रही है। हालांकि अष्टमी पहले पूजी जाती थी, नवमी बाद में आती थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा संयोग बना है कि अष्टमी नवमी एक दिन पूजा की जा रही है। और पूरे नवरात्रों में भक्तों ने माता के मंदिरों में जाके पूजा पाठ यहाँ पर की है। आज भी पूरी तरह से, चूंकि धर्म नगरी हरिद्वार है, धूम नवरात्रों की यहाँ पर रही है और सभी भक्त अष्टमी नवमी पूज रहे हैं। कल धूमधाम के साथ ही बुराई पे अच्छाई की जीत, दशहरा का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। कई जगह हालांकि रावण दहन यहाँ पर हरिद्वार में किया जाएगा, उनकी तैयारी की जा रही है। लेकिन जिला प्रशासन ने पहले ही कहा है कि जो वहाँ पर भीड़ रहती थी कोविड-19 के चलते, वो भीड़ वहाँ पर नहीं रहेगी। जिस समिति के जितने लोगों को परमिशन दी जाएगी वो लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो आज अष्टमी नवमी यहाँ पर पूजी जा रही है और कल दशहरा का पर्व हरिद्वार में धूमधाम के साथ मनाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। ऐसे में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने 2022 में विधानसभा चुनाव न लड़ने और राजनीति से संन्यास लेने के बयान पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि हरक सिंह रावत पर जरूर कोई कष्ट रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। वो हरक सिंह रावत से बात करेंगी और उनको चुनाव लड़ने के लिए भी बोलेंगी और जरूरत पड़ी तो उनके कष्ट को भी दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इंदिरा हृदयेश का ये कहना है कि हरक सिंह रावत और उनके बहुत मधुर रिश्ते हैं। वो एक दमदार और उत्साही व्यक्ति हैं और उनके पास चुनाव लड़ने के लिए काफी उम्र बची हुई है और उनका उत्तराखंड की राजनीति में बने रहना बहुत जरूरी है। अब मुझे नहीं पता क्यों कहा उन्होंने ऐसा। वो चुनाव लड़ेंगे, हम ही कहेंगे उनसे लड़ो। तो उनका रहना राजनीति में बहुत ज़रूरी है।
नहीं, ज़रूरी है, बहुत अच्छा उत्साही व्यक्ति है और अभी उसकी उम्र भी ऐसी नहीं हुई कि चुनाव ना लड़े। अब मुझे नहीं पता, हो सकता कोई कष्ट हो उनको। तो कोई बात करेंगे आप उनसे? नहीं, हम करेंगे बात, हमारी तो अच्छे संबंध हैं उनसे, रिश्ते हैं, बात करेंगे और जो कष्ट होगा हम दूर कर सकते होंगे तो हम। और मसूरी में शिफनकोट से बेघर हुए लोगों ने विधायक गणेश जोशी से उनको विस्थापित करने की मांग की। विधायक गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा शिफनकोट के बेघर लोगों को विस्थापित करने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल में पालिका बोर्ड द्वारा शिफनकोट के लोगों को विस्थापित करने को लेकर मसूरी लक्ष्मणपुरी के पास IDH में जमीन को लेकर शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश न तो जमीन के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दी गई और न ही विस्थापित होने वाले लोगों के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में JNRUM के तहत उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा IDH में 96 फ्लैट बनाए जाने थे, लेकिन जगह की कमी होने के कारण उनके द्वारा मात्र 40 फ्लैट ही बनाए गए हैं। ऐसे में पालिका अध्यक्ष शिफनकोट में 56 फ्लैट के अलावा 84 फ्लैट और बनाने की बात कर रही हैं। जो शिफनकोट के लोग यहाँ पर आ रखे हैं, आपने देखा, उनसे आप बात करिए। वो वहाँ पर गए, वहाँ पर जमीन ही नहीं है। आपने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया जहाँ कुछ है ही नहीं। पूर्व में भी जो है वहाँ पर जो 98 आवास बनने थे वो इसलिए नहीं बन पाए कि जमीन वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ 40 आवास बन पाए, 40-42। तो ये तो गरीब लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और मैं आज फिर एक निश्चित वार्ड के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए गांधी जी की मूर्ति के सामने वचन दे रहा हूँ, जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी उसको बनाने का रास्ता हम खोजेंगे, उसको बनाने का काम हम करेंगे, लेकिन मैं जमीन नहीं। और वही रुद्रप्रयाग पहुंचे हुए गढ़वाल सांसद ने विकास भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। बैठक में रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, DM वंदना, रेलवे NH के अधिकारियों समेत जिला स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ ही सभी विभागों के विकास कार्यों की रिपोर्ट ली। बैठक में रेलवे और NH के चल रहे प्रोजेक्टों को लेकर रुद्रप्रयाग विधायक ने अपनी नाराजगी भी प्रकट की है। सांसद तीरथ सिंह रावत ने सभी विभागों को कार्य की गुणवत्ता के साथ ही समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।